हेलो दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक पूरे कॉन्टिनेंट को एक केक की तरह काटा जा सकता है। जरा सोचिए, एक कॉन्फ्रेंस रूम में बर्लिन जर्मनी साल 1884, टेबल के चारों तरफ बैठे यूरोप के सबसे पावरफुल लीडर्स फ्रांस, ब्रिटेन, पोर्चुगल, जर्मनी, सूट बूट में मैप्स और पेंसिल्स लेकर। लेकिन इस रूम में एक कुर्सी खाली थी, अफ्रीका की कुर्सी। वहाँ एक भी अफ्रीकन रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं था और बंद कमरे में बिना किसी अफ्रीकन से पूछे इन लीडर्स ने दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट को आपस में बांट लिया। इस इवेंट को हिस्ट्री में कहा जाता है द स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। लेकिन ये सिर्फ बॉर्डर स्ट्रॉ करने की कहानी नहीं थी। ये कहानी है 10 मिलियन से ज्यादा लोगों के जेनोसाइड की, सेवर्ड हैंड्स की और एक ऐसे एक्सप्लॉयटेशन की जिसका दर्द आज भी महसूस किया जा सकता है। आखिर कैसे यूरोप के कुछ कंट्रीज ने सिर्फ 30 साल में 90% अफ्रीका पर कब्जा कर लिया। चलिए आज की वीडियो में इस डार्क हिस्ट्री को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ दूर करते हैं। अक्सर हमें पढ़ाया जाता है कि अफ्रीका डार्क कॉन्टिनेंट था, आइसोलेटेड था। ये बिल्कुल ही गलत है। सहारा डेजर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है, कम्युनिकेशन के लिए ये ऑब्स्टेकल जरूर था लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। रोमन एक्सपेडिशंस और अरब ट्रेडर्स सदियों से सहारा को क्रॉस कर रहे थे। वेस्ट अफ्रीका में माली अंपायर और घाना अंपायर जैसे पावरफुल किंगडम्स थे। माली का राजा मनसा मूसा आज भी हिस्ट्री का सबसे अमीर इंसान माना जाता है। इतना सोना था उनके पास कि जब वो कायरो से गुजरे तो वहाँ गोल्ड की वैल्यू ही क्रैश हो गई। तो कनेक्टिविटी तो थी, गोल्ड, साल्ट और आइवरी का ट्रेड नेटवर्क ऑलरेडी स्टैब्लिश था। कहानी बदलती है 15th सेंचुरी में। पोर्चुगीज एक्सप्लोरर्स जैसे डियोगो काओ 1482 में कॉन्गो रिवर के माउथ पर पहुंचते हैं। शुरू में ये रिलेशन ट्रेड का था। कॉन्गो किंगडम के किंग एनजिंगा ने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली। पोर्चुगीज टीचर्स और क्राफ्टमैन को वेलकम किया, लेकिन जल्दी ही यूरोप की ग्रीड ने सब कुछ बदल दिया। पोर्चुगीज ने नोटिस किया उन्हें प्लांटेशंस के लिए लेबर चाहिए। यहाँ से शुरू हुआ इंसानियत का सबसे काला अध्याय, ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। स्टैटिस्टिक्स पे चलते हैं। 16 से 19 सेंचुरी के बीच करीब 12.5 मिलियन अफ्रीकन्स को फोर्सफुली शिप्स में भरकर अमेरिका भेजा गया। इन्हें इंसान नहीं गुड्स समझा जाता था। बदले में क्या मिला? गन्स, कपड़े और रम। अब थोड़ा साउथ की तरफ चलते हैं। 1652 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने केप ऑफ गुड होप पर एक छोटा सा सेटलमेंट बनाया। मकसद था इंडिया जाने वाले शिप्स के लिए एक रिफ्रेशमेंट स्टेशन बनाना। लेकिन धीरे धीरे डच सेटलर्स, जिन्हें बोर्स यानी फार्मर्स कहा गया, उन्होंने वहां के इंडिजिनस खोई लोगों की जमीन हड़पनी शुरू कर दी। जब 19th सेंचुरी में ब्रिटिश पावर वहां आई तो बोर्स वहां से भागकर अंदर चले गए, जिसे द ग्रेट ट्रेक कहा जाता है। उन्होंने अपने रिपब्लिक्स बनाए, ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट। लेकिन जब वहां डायमंड और गोल्ड मिला तो ब्रिटिश कहां पीछे रहने वाले थे। इस वजह से हुआ एंग्लो बोर वॉर। और दोस्तों ये नोट कीजिए, ब्रिटिश ने इस वॉर में कंसंट्रेशन कैंप्स का यूज किया, जहां हजारों औरतें और बच्चे भुखमरी से मारे गए। ये हिटलर से बहुत पहले की बात है, लेकिन असली गेम चेंजर था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। यूरोप में फैक्ट्रीज लग रही थी। उन्हें दो चीजें चाहिए थी, रॉ मटेरियल्स जैसे रबर, पाम ऑयल, कॉटन, और मार्केट अपना बना हुआ माल बेचने के लिए। इसलिए 1884 में जर्मन चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क ने बर्लिन कॉन्फ्रेंस बुलाई। रूल सिंपल था, इफेक्टिव ऑक्यूपेशन, मतलब अगर आपको अफ्रीका का कोई हिस्सा चाहिए तो सिर्फ मैप पे लाइन खींचने से नहीं चलेगा, आपको वहां अपनी आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन भेजनी पड़ेगी। और इस दौड़ में सबसे खौफनाक हिस्सा मिला बेल्जियम के किंग लियोपोल्ड II को। उसने कॉन्गो फ्री स्टेट को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया। ध्यान दीजिए, ये बेल्जियम की कॉलोनी नहीं थी, ये लियोपोल्ड की पर्सनल जागीर थी। वहां रबर की डिमांड पूरी करने के लिए लियोपोल्ड ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। सोल्जर्स को बुलेट्स का हिसाब देना पड़ता था। अगर वो गोली चलाते तो उन्हें प्रूफ के तौर पर एक कटा हुआ हाथ यानी सेवर्ड हैंड लाना पड़ता था। कई बार सोल्जर्स जानवरों का शिकार करते थे और बुलेट्स यूज कर लेते, तो कोटा पूरा करने के लिए वो जिंदा लोगों के हाथ काट देते थे। एस्टिमेट किया जाता है कि लियोपोल्ड के राज में 10 मिलियन कॉन्गोलीज मारे गए। 10 मिलियन, ये उस वक्त की पॉपुलेशन का आधा हिस्सा था। लेकिन ऐसा नहीं था, अफ्रीकन्स ने चुपचाप सरेंडर कर दिया। रेजिस्टेंस हुई और जबरदस्त हुई। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इथियोपिया, यानी उस दौर का अबसीनिया। जब इटली ने सोचा कि वो आसानी से इथियोपिया पर कब्जा कर लेगा तो एम्परर
मेनेलिक सेकंड ने उन्हें सरप्राइज कर दिया। उसने फ्रांस और रशिया से मॉडर्न वेपन्स खरीदे थे। 1896 बैटल ऑफ आडवा, मेनेलिक सेकंड की 1 लाख स्ट्रॉन्ग आर्मी ने इटालियन फोर्सेस को बुरी तरह हराया। ये हिस्ट्री का वो रेयर मोमेंट था जब एक अफ्रीकन आर्मी ने एक यूरोपियन कॉलोनियल पावर को डिसाइसिव डिफीट दी। इस वजह से इथियोपिया हमेशा इंडिपेंडेंट रहा, सिवाय 1930s के कुछ सालों के। 1914 आते आते नतीजा ये निकला 90% अफ्रीका यूरोप के कंट्रोल में था। सिर्फ इथियोपिया और लिबेरिया, जिसे अमेरिका के फ्रीड स्लेव्स ने बसाया था, इंडिपेंडेंट बचे थे। आज भी अफ्रीका के बॉर्डर्स स्ट्रेट लाइंस में क्यों नहीं दिखते? क्योंकि वो बॉर्डर्स बर्लिन में बैठे यूरोपियंस ने स्केल से बनाए थे। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो कौन से एथनिक ग्रुप्स को अलग कर रहे हैं या किन दुश्मन ट्राइब्स को साथ मिला रहे हैं। यही वजह है कि आज भी अफ्रीका के कई कंट्रीज में सिविल वॉर्स और इनस्टेबिलिटी है। ये उस कॉलोनियल रूल का डायरेक्ट रिजल्ट है। हिस्ट्री का मतलब सिर्फ पुरानी डेट्स याद करना नहीं है, ये हमें दिखाती है कि जब ताकत का नशा सर चढ़ता है तो इंसान किस हद तक गिर सकता है। इतिहास के पन्नों में सिर्फ डेट्स नहीं, बड़े सबक छुपे होते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि पावर का लालच इंसानियत को कैसे खत्म कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो नीचे कमेंट करके बताएं, क्या कॉलोनियल पावर्स को आज अफ्रीका का रिपेरेशन यानी मुआवजा देना चाहिए? और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, HA ट्रूकास्ट को सब्सक्राइब करें।